हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं? सो टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आर्टिकल एंड दैट इज चैप्टर। आर्टिकल क्या बोले? दैट इज अ चैप्टर एंड दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। आपने टेंथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, मुझे अच्छे से मालूम है कि आपने टेंथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। तो हाँ, इस बार भी अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज का पार्ट है। लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ नए तरह के सीरीज, नए तरह के सीक्वेंसेस भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके सिलेबस में सीक्वेंसेस एंड सीरीज में है क्या, जरा लिख लेते हैं अपन। तो चैप्टर तो आपका किस नाम से है साहब? सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में पहला चैप्टर होता है साहब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? एपी बोलते हो। तो ये तो आपने 10th में पढ़ा है, वो भी फुल फ्लेज्ड नहीं पढ़ा है। हाँ, उसका एक आइडिया है आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाता है। लेकिन एपी के साथ साथ इस बार आपको और क्या चीजें पढ़नी है? एक और प्रोग्रेशन होता है, इसका नाम है साहब जीपी, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद आता है साहब एजीपी। अच्छा, एजीपी क्या है? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो एजीपी हो जाती है ना। और फिर इन सबको पढ़ने के बाद एक पार्ट और होता है, उसको बोलते हैं साहब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद आता है स्पेशल सीरीज। तो देखो, सीक्वेंसेस एंड सीरीज में आपके पास क्या क्या है पढ़ने के लिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और स्पेशल सीरीज। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, है ना, एचपी आपके सिलेबस में नहीं है। ऑल्दो हम थोड़ा सा उसका एक इंट्रोडक्शन आपको जरूर देंगे, क्योंकि आपको अवेयर होना चाहिए कि ये हाँ एक नए तरह का प्रोग्रेशन है, इसमें क्या चीज होती है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साहब स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज क्या है भाई? नए तरह की सीरीज जो कि एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है, हाँ कुछ अलग तरह की सीरीज होगी। और हर क्वेश्चन हर बार आपको नए ढंग की एक सीरीज बना के देगा, तो उसको अपन स्पेशल सीरीज के हेड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साहब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपने 10th में जरूर पढ़ा था, लेकिन वो जो रटने वाला सिस्टम मुझे दिखाई देता है वो अब आपको नहीं करना है। आपको उसको समझना है, उसके क्वेश्चंस के लेवल अलग अलग हो जाएंगे और कुछ नए आर्टिकल्स भी आपको जरूर पढ़ने को मिलेंगे। तो आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं साहब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता क्या है ना, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है तो ऐसा प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। छोटे से में लिख देते हैं साहब, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का अगर डिफरेंस सेम है तो ऐसा प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो डिफरेंस है भाई, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन होगा क्योंकि सेम है। ऐसे डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं साहब? कॉमन डिफरेंस। दैट इज नोन एज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। अगर मैं छोटे में बोलूं उसको तो CD बोल सकता हूं। CD मीन्स व्हाट? कॉमन डिफरेंस। अगर एग्जाम्पल्स की बात है तो मैंने जैसे लिखा 3, 5, 7, 9, एक पैटर्न बन रहा है ना, एक पैटर्न। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स यू कैन चेक। 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is 2, 9 minus 7 is 2, and that's why this type of progression is called AP। ये AP का एक एग्जाम्पल है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है साहब? 2 दिख रहा है ना, इसका कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। अच्छा, और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप। 1/2, 5/2, कुछ और ले लेते हैं ना, 1/2, 7/2, ठीक है, फिर 13/2, 19/2। अच्छा, इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? बिल्कुल सेम।
कॉमन डिफरेंस तो दिख रहा है साहब, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है ना, दिस माइनस दिस 7 माइनस 1 3 बाई है ना 6/2 दैट इज 3, दिस माइनस दिस 3, this minus this 3, and that's why this sequence or this progression is called arithmetic progression. Now this time common difference is what 3. अच्छा और भी देखते हैं साहब, there is 1 then -1 लिख दिया, -1 then 2, अच्छा -1 then 2 then 5 then 8, एक ऐसा प्रोग्रेशन मैंने बनाया, जरा इसको चेक करके देखो, दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा भाई, दिस माइनस -1 3, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3, ऐसे सारे प्रोग्रेशंस क्या कहलाएंगे साहब, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। अच्छा आगे बढ़ता हूं, एक और प्रोग्रेशन मुझे लेना है ना, एक और प्रोग्रेशन लेना है। ये देखो मैंने लिखा साहब x प्लस वाई, देन 2x प्लस 2y, देन 3x प्लस 3y, डैश डैश डैश। अच्छा इस प्रोग्रेशन में कैसा दिख रहा है, क्या डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम है भाई, दिस माइनस दिस, इन दो का डिफरेंस देखा मैंने, दिस माइनस दिस इज व्हाट x प्लस वाई। अच्छा दिस माइनस दिस किया, फिर से क्या मिल रहा है x प्लस वाई, एंड दैट्स वाई दिस सीक्वेंस और दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है साहब x प्लस वाई। कितना कॉमन डिफरेंस है, x प्लस वाई। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि साहब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एक ऐसा प्रोग्रेशन, एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसी सीरीज जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और जो कॉमन डिफरेंस होगा, दैट कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज नोन एज व्हाट, अच्छा दैट डिफरेंस इज नोन एज व्हाट, कॉमन डिफरेंस। इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं साहब। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल फॉर, भाई देखो एक सीक्वेंस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अभी हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड आपको बताया ना कि 5 है, देन 7 है, देन 9 है, देन 11 है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो अगर मुझे इनके क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हो तो हाँ, मुझे इसका एक जनरल फॉर्मेशन बनना चाहिए। जनरल फॉर्मेशन से मतलब क्या है, जस्ट लुक हियर, मैंने एक नया सीक्वेंस लिखने की कोशिश की, a देन a प्लस d, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d, etc. Can we say that this one is an AP? क्या ये AP में है? हाँ जी AP में है। This minus this d, this minus this d, this minus this d, and that's why this one is an AP. ये एक AP है। अच्छा कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, d है। मैं कुछ लिख रहा हूं, जरा आप देखें। अच्छा ये a क्या लिखा है, इसको मैं बोलूंगा साहब वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसको मैं डिनोट किससे करूंगा, T1 से। T1 डिनोट्स व्हाट, नोटेशन है। ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा जो स्टेटमेंट लिखा है, इसको छोटे में अगर मैंने बोलना है तो क्या बोलूंगा, T1। इसको रीड कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से पहला टर्म। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, a दिखी हुई है। अच्छा तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से सेकेंड टर्म, क्या मैं इसको T2 से डिनोट कर दूं? इसका मतलब क्या है, टर्म 2, वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म दिख रहा है ना साहब, क्या लिखा हुआ है, a प्लस डी, मैंने इसको a प्लस डी लिख दिया। अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूं कि साहब वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, T3 से, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट, a प्लस 2 इंटू डी। अच्छा तो इसमें कितने टर्म्स लिखे हुए हैं भाई, आपको दिख रहे हैं कितने टर्म्स हैं, मुझे नहीं मालूम साहब, मैंने डैश 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 लिख दिया, दैट मीन्स देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स, आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। मैंने उसको जनरलाइज करने की कोशिश की और मैंने ये लिखा साहब
वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसको मैं किससे डिनोट करूंगा सर? इसको डिनोट करूंगा Tn से। हाउ टू रीड दिस नाउ? इसको क्या बोलेंगे अपन? वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो क्या? रटा हुआ पार्ट नहीं चाहिए, समझ के लिखना है ना। देखो, जब T1 लिखा है तो a प्लस, इसको मैं 0 इंटू डी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, जब मैंने T2 लिखा तो कितना है? a प्लस डी, डी का कोएफिशिएंट कितना है? 1। जब मैंने थर्ड टर्म लिखा T3, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू डी। अच्छा, थर्ड टर्म के लिए यहां पर d के मल्टीप्लायर में क्या आया है? 2 आया है। तो जब मैं T4 लिखूंगा तो d के मल्टीप्लायर में क्या आएगा? 3। तो जब मैं Tn लिखूंगा तो d का मल्टीप्लायर क्या होगा? एक कम होगा ना, n-1। ओके, सो Tn इज इक्वल्स टू व्हाट? a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन हो गया साहब। अच्छा, इसको कैसे रीड करेंगे? मजाक में रीड नहीं करेंगे, है ना। मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपने ये लर्न कर लिया विदाउट स्टेटमेंट। आपके स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए। ये क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज व्हाट? Tn। इसकी वैल्यू कितनी होगी? a प्लस n-1 इंटू डी। कैसे आया ये? रटना नहीं, कैसे आया समझ में आ रहा है भाई? सेकेंड टर्म में a प्लस 1 इंटू डी लिखा है, थर्ड टर्म में a प्लस 2 इंटू डी लिखा है, फोर्थ होगा तो क्या होगा? a प्लस 3 इंटू डी। तो जब nth टर्म आएगा तो क्या मिलेगा? a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। एक कम लिखना है आपको। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या आएगा? n-1। अब आप तो कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जनरल सीरीज मालूम है, जनरल सीक्वेंस मालूम है, तो आप आराम से वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिख सकते हो। अच्छा, इसमें कितने पैरामीटर्स दिए हुए हैं? जरा अच्छे से ध्यान से देख करके बताओ कि क्या क्या दिया हुआ है ना। इसमें कुल मिलाकर के देखो, पूरा का पूरा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ना, इन 4 पैरामीटर्स पर बेस्ड होगा। कितने पैरामीटर मुझे दिख रहे हैं? 4। आपको भी दिख रहे हैं क्या? हाँ जी, दिखने चाहिए। देखो, एक तो Tn है, एक a है, एक n है और एक d है। ये 4 पैरामीटर्स हैं। क्या क्या है? Tn है। Tn है क्या? वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। a क्या है? फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो साहब, इसमें जो 4 पैरामीटर्स है ना, 4 पैरामीटर्स, इनको मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं। यहां पर मुझे 4 चीजें दिख रही हैं। एक Tn है, इसको क्या बोलते हैं साहब? Tn इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ nth टर्म। कहां से? फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, फिर दूसरा क्या दिया है? a, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है? n। n क्या लिखा हुआ है साहब? नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। यहां पर आपको क्या एक स्पेसिफिक बात दिख रही कि क्या d जो कॉमन डिफरेंस है ना, d, ये जो d है ये मिलता कैसे है भाई? T2 माइनस T1 कर दो। T2 माइनस T1 मतलब वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो T2 माइनस T1 करोगे तो क्या मिलेगा? T2 माइनस T1। अरे सही है। अच्छा, तो क्या मैं T3 माइनस T2 कर दूं तो भी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा साहब। किसी भी टर्म से उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? Tn माइनस Tn-1। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ nth टर्म माइनस वैल्यू ऑफ n-1th टर्म विल प्रोवाइड यू व्हाट? कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, तो मैं ये शेयर कर रहा था आपसे बात। साहब, Tn इज इक्वल टू क्या लिखा है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया। किस बात का फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? 4। तो हर बार जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है?
भाई कोई भी तीन चीजें वो दे देगा, चौथी चीज पूछेगा। भाई हर बार कहानी यही बनने वाली है ना, और तो कुछ थोड़ी होगा। भाई कभी उसने Tn दे दिया, A दे दिया, N दे दिया, D को पूछेगा। कभी उसने D दे दिया, N दे दिया, Tn दे दिया, A पूछेगा। मतलब कोई भी तीन दे देगा और चौथी चीज पूछेगा। हाँ, स्टेटमेंट जो लिखा होगा उसको देख करके आपको समझते बनना चाहिए कि साहब क्या क्या गिवन है। मैं जो परेशान होता हूं आपके साथ वो केवल इस बात को लेकर के कि साहब आपको Tn की मीनिंग नहीं समझ में आती। Tn का मतलब फिर से याद दिला रहा हूं, इसलिए मैंने बहुत स्पेसिफिकली लिख दिया है, वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज गिवन बाय Tn। कोई डाउट? चलो अच्छा, ये जो D लिखा है ना, D लिखा है, D क्या लिखा हुआ है? D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 लिखा है ना। अरे D क्या है? ऐसा डायरेक्ट मत लर्न करना कि T2 माइनस T1, ऐसा बोला करें ना, वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ T2 माइनस T1 अपॉन 2 माइनस 1? अब बोलो तो ऐसा लिख दूं, कोई परेशानी? अच्छा, यही चीज ना D बराबर और क्या लिखा हुआ है? T3 माइनस T2 लिखा है क्या? T3 माइनस T2 भी लिखा है ना, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं साहब, 3 माइनस 2। एक ही बात है, 3 माइनस 2 तो 1 है। अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ ना, इसको मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो D इज इक्वल्स टू, आप ऐसा भी लिख सकते हो साहब, T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। भरोसा ना हो तो आप निकाल के देख लो। T4 वैल्यू ऑफ द फोर्थ टर्म माइनस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। अच्छा इधर देखो, T4 कितना है? ये दिया है। T1 कितना है? A दिया है। दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा? दिस माइनस दिस किया तो 3D आएगा, और 3D डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 मतलब 3। तो 3D डिवाइडेड बाय 3 करने से D मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा साहब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे D को जनरलाइज और अच्छे से करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूं, वैल्यू ऑफ mth टर्म माइनस वैल्यू ऑफ nth टर्म डिवाइडेड बाय n माइनस n। अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म से नहीं निकालना चाहते तो D निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा, और इसको मैं इंपॉर्टेंट मेंशन कर देता हूं। देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स में तो कोई दिक्कत है नहीं, T4 माइनस T3, T7 माइनस T6, Tn माइनस Tn माइनस 1। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस नहीं चाहिए, आपका फर्स्ट टर्म दिया है और सेवंथ टर्म दिया है और आपको डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालोगे? T7 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1। आपको 15th टर्म दिया है और 8th टर्म दिया है, आपको कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकालना है, कैसे निकालोगे? T15 माइनस T8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 8। You will get same। मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हो? देखो कॉमन डिफरेंस निकालना कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए तो बहुत ही आसान है। भाई अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं तब तो आप निकाल ही लोगे, भाई दिस माइनस दिस किया आ गया। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं दिए, आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं दिए, मान लीजिए उसने दिया है साहब 7th टर्म और फिर उसने दिया है 3rd टर्म और बोल रहा कॉमन डिफरेंस निकालो, फॉर्मूला वो पूरा नहीं इस्तेमाल करना है, तो कैसे निकालोगे? 7th टर्म दिया है और 3rd टर्म दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, T7 माइनस T3 करिए, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 कर दीजिए, यू विल गेट कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस का जनरलाइज फॉर्म हो गया। वैल्यू ऑफ mth टर्म माइनस वैल्यू ऑफ nth टर्म डिवाइडेड बाय m माइनस n विल प्रोवाइड यू कॉमन डिफरेंस। यू कैन चेक फॉर एनी सीक्वेंस इन सीरीज। मैं जल्दी से देख के बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ जल्दी से। एक सीरीज में बना देता हूँ 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26। ये कैसा है? एपी है क्या? मैंने एग्जाम्पल ले लिया। This one is the example of an AP or not? This minus this 4, 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 this minus this 4. That is an AP. अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं तो ये क्या है साहब? T1 है, this one is what? T2 है, this one is T3, this one is T4, this one is T5, this one is T6, this one is T7. कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब मजेदार बात देखो आप, D क्या है? कोई मुझे बोले कि D है क्या, तो मैं लिखूंगा T2 माइनस T1, सही है?
अरे दिस माइनस दिस 4 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा साहब। अच्छा, किसी ने बोला कि क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि T4 माइनस T3 होगा? हाँ है, T4 माइनस T3 करने से भी 4 ही आएगा, बिल्कुल सही। अच्छा, और भी लिख लेता हूँ, T7 माइनस T6, T7 माइनस T6, 26 माइनस 22 करूंगा तो कितना आएगा? 4, बिल्कुल आएगा। अच्छा, अब मैं D को दूसरे तरीके से निकालना चाहता हूँ जरा, और देखो क्या D, मान लीजिए मुझे ये टर्म मालूम है और ये टर्म मालूम है, क्या क्या मालूम है? T2 मालूम है और T6 मालूम है, तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो क्या मैं लिखूं T6 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2? लिख के देखो। तो T6 की वैल्यू कितनी है? 22। T2 की वैल्यू कितनी है? 6 डिवाइडेड बाय 4। चलो जरा बताओ कितना? 22 माइनस 6 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 4। तो फिर से कॉमन डिफरेंस 4 आ गया कि नहीं? बिल्कुल आएगा सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी तो कॉमन डिफरेंस आपने सीखा ही है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस, लेकिन दो कंसेक्यूटिव नहीं दिए हैं तो हम सॉल्व नहीं करेंगे साहब, हम डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे? mth टर्म माइनस nth टर्म डिवाइडेड बाय m माइनस n, T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, T10 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग समझ में आ रही है आपको? कि मान लीजिए आपको डायरेक्ट सेकंड टर्म दिया है और सिक्स्थ टर्म दिया है और आपको बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। सिक्स्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 करिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कंसेक्यूटिव से तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव नहीं है टर्म्स तो हम इक्वेशन लिख के सॉल्व करने का नहीं सोचेंगे, हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया। इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मुझे कोई भी एक एपी लिखा है, फॉर एन एपी, उस एपी को मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने ऐसी एक एग्जांपल मन में सोच लिया कि साहब कोई एक एपी है, उसका मुझे 10th टर्म जनरल फॉर्म में सोचना है ना। तो 10th टर्म कितना होगा भाई? अब मैंने T10 लिखा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, ये कितना होगा साहब? A प्लस फॉर एन एपी, मैं ये भी लिख देता हूं, हैविंग फर्स्ट टर्म। मान लीजिए कि उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? A है, और कॉमन डिफरेंस उसका क्या दिया हुआ है? D। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस D। अब आपसे मैं बोलूं कि साहब उसका 10th टर्म बोलो, तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। भाई nth टर्म की वैल्यू क्या होती है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट अब 9D लिख दूं? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अरे कौन बकवास लिखे यार, डायरेक्ट लिखो ना, A प्लस 9D। अच्छा, मुझे मान लीजिए कि 16th टर्म चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? A प्लस 15D। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मुझे किसी ने बोला साहब rth टर्म बोलो, तो क्या लिखूंगा? A प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अरे एक कमी हो जाता है ना, 16th टर्म था तो A प्लस 15D, rth टर्म था तो A प्लस r माइनस 1। अच्छा, तो किसी ने मेरे से बोला साहब r प्लस 1th टर्म बता दो, तो मैं क्या लिखूंगा? A प्लस r इंटू डी। अच्छा, किसी ने मेरे को बोला कि साहब m प्लस nth टर्म बताओ, इसको रीड करते बन रहा है ना, वैल्यू ऑफ m प्लस nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अच्छा, तो m प्लस nth टर्म कितना? A प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, किसी ने बोला साहब मुझे p qth टर्म बता दो, ये क्या लिखा है, इसको कैसे रीड करोगे? p qth टर्म, p इंटू क्यू जो भी आएगा उस टर्म की वैल्यू निकालनी। तो ये कितना हो जाएगा साहब? a प्लस पी क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ये केवल एग्जाम्पल्स ले रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, तो किसी ने बोला साहब n स्क्वायर टर्म चाहिए मुझे, इसको क्या रीड करेंगे? n स्क्वायर टर्म। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर टर्म? a प्लस n स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, किसी ने बोला
किसी ने क्या बोला, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए कि साहब इसको रीड करते आपसे बनना चाहिए कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज m प्लस nth टर्म की वैल्यू बताओ, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1। nth टर्म जनरल फॉर्मेशन है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह जो जो चीजें आती जाए लिखते जाओ, और क्या है। किसी भी एपी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, ये nth टर्म होता क्या है भाई, किसी भी एपी का जनरल टर्म है ना, उसको मैंने अननोन वैल्यू है, n अपन नहीं जानते, तो उसको एक अननोन फॉर्मेशन में अपन लिख लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं nth टर्म। अगर मान लीजिए उसने ऐसा बोला, एक एग्जांपल लिया मैंने, एक एपी है जिसका nth टर्म क्या लिखा हुआ है 5n प्लस 3। अब आपसे वो पूछ रहा है कि फाइंड एपी, nth टर्म तो जनरल फॉर्मेशन हो गया। अब आप ये बात अच्छे से समझते हो कि अगर आपको किसी भी एपी का nth टर्म दे दिया है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ nth टर्म लिखा हुआ है साहब कितना 5n प्लस 3। और अगर मुझे एपी चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए भाई, अगर मुझे एपी चाहिए मतलब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अच्छा, इन चीजों को निकालने का मतलब क्या है, अरे भाई मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो मैं एपी लिख लूंगा। फर्स्ट टर्म मिल गया, फिर उसमें प्लस डी, फिर उसमें प्लस डी, फिर उसमें प्लस डी, फिर उसमें प्लस डी करते जाओ, आपको पूरा एपी मिल जाएगा। अच्छा, टी एन अगर 5n प्लस 3 है, मैंने n की जगह 1 रख दिया, तो t1 मिलेगा क्या, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म 5 इंटू 1 प्लस 3, सही है, कितना आ जाएगा साहब 8 आ जाएगा। अच्छा, n की जगह मैंने 2 रख दिया, तो वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म आ जाएगा कितना 5 इंटू 2 प्लस 3, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट 13। अरे सही है। अच्छा, n की जगह 3 रख दिया, तो t3 मिल जाएगा, कितना होगा 5 इंटू 3 प्लस 3। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा साहब 18 आ जाएगा। अब 3 टर्म्स आर इनफ अगर किसी सीरीज को लिखना है, तो मुझे ये सीरीज एपी मिल दिख गई ना, 8 13 18, फिर उसके बाद वाले टर्म्स तो लिखे लोगे यार, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दिख रहा है ना। 8 पहला टर्म है, दूसरा टर्म क्या है 13, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5, और फर्स्ट टर्म कितना है 8। तो आपका एपी जो बनेगा वो क्या बन जाएगा साहब 8, 13, 18, डैश। उसने बोला फाइंड एपी, बस मैंने इतना सारा लिख दिया, 3 टर्म्स लिख दो, बाकी डैश 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 कर दो, एपी बन गई साहब। अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म ए से अगर मैं डिनोट करूं तो 8 है, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस डी, अगर मैं निकालना चाहूं दिस माइनस दिस, दैट इज 5। तो साहब अगर आपको किसी एपी का nth टर्म मालूम है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो कंप्लीट एपी मालूम है, क्योंकि nth टर्म मालूम है, n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे सेकंड टर्म, n की जगह 3 रखेंगे थर्ड टर्म, तो सारे टर्म्स मिल जाएंगे, मतलब एपी मिल गया। मेरा बताने का पर्पज लेकिन ये नहीं था, मेरा बताने का पर्पज ये था कि साहब इफ वैल्यू ऑफ nth टर्म इज नोन टू अस, और अगर वो वैल्यू ऑफ nth टर्म लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया है, लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर एपी का कॉमन डिफरेंस ये डिजाइन बना बना करके निकालने की जरूरत नहीं होती। कैसे निकाल लेते हैं, दिखता है, ये देखो ये देखो, ये कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है, अरे दिख रहा है कि नहीं, कितना है 5 है कॉमन डिफरेंस इसका। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी एपी का जनरल टर्म क्या दिया हुआ है, nth टर्म लिखा है 5n प्लस 3, तो उसका कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। तो इधर देखो, अगर किसी एपी का जनरल टर्म tn कहीं से भी मैं लिख दूं साहब कि 7n माइनस 2 है, तो कॉमन डिफरेंस ये लिखा हुआ साहब, उसका कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। बहुत ये सब करने की जरूरत नहीं, कॉमन डिफरेंस खट से मिल जाएगा आपको। कैसे मिल जाएगा, n का कोएफिशिएंट, तो मैं उसको जनरलाइज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, tn इज इक्वल्स टू 5n प्लस 3 था, तो इस एपी का क्या मिल गया आपको, कॉमन डिफरेंस 5 है, जो कि मैंने निकाला है। यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं होती, वन कैन फाइंड डायरेक्टली व्हाट इज इट्स कॉमन डिफरेंस।
n का कोएफिशिएंट। यहाँ पर नोट लिख लेते हैं अपन एक। तो इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज लीनियर, दैट मीन्स अगर आपको Tn इज इक्वल्स टू दिया है साहब an प्लस b, सो इफ nth टर्म ऑफ AP इज लीनियर एक्सप्रेशन, दैट मीन्स अगर मान लीजिए AP का nth टर्म an प्लस b दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एक्सप्रेशन? a, n का कोएफिशिएंट कॉमन डिफरेंस आएगा। सही है। फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए कि इफ Tn इज इक्वल्स टू व्हाट 7n माइनस 3, चलो 7 की जगह कुछ और लिख लें, 7 मैंने लिया था, 11n माइनस 3, ये Tn दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि साहब इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस कितना? तो मुझे कुछ नहीं करना, कॉमन डिफरेंस 11 आएगा साहब। आंसर इज व्हाट? 11। आंसर कितना आएगा? 11 आएगा। आपको भरोसा नहीं तो निकाल के देख लो भाई। आप निकालोगे और क्या करोगे? T1 निकालोगे, कैसे आएगा? 11 इंटू 1 माइनस 3, 11 माइनस 3 इज व्हाट? 8। T2 निकालोगे तो कितना आएगा? 11 इंटू 2 22, 22 माइनस 3, 22 माइनस 3 इज व्हाट? 19। अच्छा, फिर T3 निकालोगे, कैसे आएगा? n की जगह 3 रखोगे तो 33 माइनस 3 30 आएगा। अच्छा, डिफरेंस देख लो जरा दोनों को, डिफरेंस देख लो यहाँ पर। 19 माइनस 8 11, 30 माइनस 19 11। तो कॉमन डिफरेंस तो डायरेक्ट आपको दिख गया साहब। इसलिए मैंने ये नोट लिखवा दिया कि अगर किसी भी AP का nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है, कैसा? an प्लस b के फॉर्म में है, तो कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज गिवन बाय व्हाट? कैपिटल A। कैपिटल A मींस व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ n। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से एक AP लिख रहा हूं, आप देखते चलें। मैंने लिखा साहब A, फिर लिखा a प्लस d, फिर ये लिखा a प्लस 2b, फिर ये लिखा a प्लस 3d, डैश 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 करके मैंने यहां पर लिख दिया l। हाँ जी, अगर कोई आपसे पूछे साहब ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, काउंटिंग की मैं बात कर रहा हूं कि कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, बता पाओगे क्या? नहीं भाई, कैसे बता पाएंगे यार? मतलब इसमें रटने वाली कोई बात है क्या? यदि तो कोई पागल भी पूछेगा तो अपन बोलेंगे कि साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम काउंट करके बता पाए कितने टर्म से। भाई आपने यहां तक लिखा 1 2 3 4 तो दिख रहा है, फिर डैश 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 करके एल लिख दिया, हाउ कैन बी काउंट? इसको आप काउंट नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, ये जरूर समझ सकते हैं कि इस AP का ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये लास्ट टर्म है, ये कंफर्म है। कितने टर्म है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि ये साहब लास्ट टर्म है। अच्छा, तो AP तो है, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि दिस माइनस दिस A, दिस माइनस दिस D, दिस माइनस दिस D, दिस माइनस दिस D, मतलब AP तो है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, तो ये अगर लास्ट टर्म है तो मैं क्या इसके पहले वाला टर्म लिख सकता हूं साहब? बिल्कुल लिख सकता हूं, L माइनस D होगा। अगर लास्ट वाला L है तो उसके पहले वाला क्या होगा? L माइनस D होगा। अच्छा, क्या मैं उसके पहले वाला टर्म भी लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ साहब। उसको मैंने कैसे लिखा? L माइनस 2D लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, तो ये तो मुझे नहीं मालूम साहब कि काउंटिंग में कितने टर्म्स हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज A, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज L। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि L है क्या? फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, या फिर क्या बोल सकता हूं? लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसा बोल सकता हूं। अच्छा, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड L माइनस D, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड L माइनस 2D, देख रहे हो ना, दिख रहा है। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड L माइनस 3D, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड L minus 4D. So can we count value of nth term from the end? Value of nth term from the end. इसको मैंने Tn डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। मैं थोड़ा सा डिफरेंट नोटेशन ले लूं। Tn में क्या बोलता था? वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो Tn डैश क्या बोल रहे हैं अपन? वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड। देखने में तो बिल्कुल आसान है, निकाल ही लेंगे यार। फर्स्ट टर्म L, सेकेंड टर्म L माइनस D, थर्ड टर्म में क्या आया? L माइनस 2D, फोर्थ टर्म में क्या आएगा? L माइनस
3d, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड में क्या आएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। भाई फॉर्मूले तो हम लोग खुद से जनरेट कर ले रहे हैं ना, इसको अपन रीड क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा l क्या है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, एंड से फर्स्ट टर्म को अपन क्या बोल रहे हैं, एल बोल रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा तो मुझे ये बात समझ में आ रही है साहब कि मैं दोनों साइड से टर्म निकाल सकता हूं डायरेक्ट, वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग भी निकाल सकता हूं और वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड भी निकाल सकता हूं। वैल्यू ऑफ द फर्स्ट nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए, स्मॉल a, दैट इज द फर्स्ट टर्म, और वैल्यू ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए मुझे क्या मालूम होनी चाहिए, स्मॉल l। स्मॉल l का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। चलो अच्छा, एक काउंटिंग की बड़ी अच्छी सी चीज थी यार, मैं इधर देखो जरा, ये कितने टर्म्स लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टर्म्स लिखे हुए, मान लीजिए ये 10 लिखे हुए हैं, दिख रहा है। अच्छा किसी ने मेरे से ये बोला कि साहब एंड से फोर्थ टर्म बताओ, तो एंड से फोर्थ टर्म मैं काउंट कर लूंगा, 1 2 3 4, एंड से फोर्थ टर्म ये होगा। अच्छा तो किसी ने अगर मेरे से बोला एंड से फोर्थ टर्म बताओ, और मैंने क्या किया कि मैंने बिगिनिंग से सेवंथ टर्म निकाल लिया, आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो बिगिनिंग से सेवंथ टर्म इज सेम एज एंड से फोर्थ टर्म। मैं गलत बोल रहा हूं क्या भाई? अगर टोटल काउंटिंग कितनी है, 10 है, और अगर आपसे किसी ने बोला साहब कि फाइंड आउट द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो मैंने क्या किया, मैं एंड से भूल गया, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से निकालना चालू किया। तो स्टार्टिंग से अगर मुझे एंड से फोर्थ टर्म निकालना है तो मुझे स्टार्टिंग से कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, सेवंथ टर्म निकालना पड़ेगा। और अगर मैंने स्टार्टिंग से सेवंथ टर्म निकाल दिया तो यू विल गेट द सेम, जो उसको चाहिए था वो मिल गया। मैंने इधर से काउंट किया या इधर से काउंट किया, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली उसका क्वेश्चन ये था कि साहब फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, तो मैंने इधर से सेवंथ टर्म निकाल दिया और मेरा आंसर वही आएगा जो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड है। तो इसके लिए नोट, काउंटिंग कैसे करते हैं एंड और स्टार्ट से, तो यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं। सपोज देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, n टर्म्स। देन rth term from the end, rth term from the end is nothing but n minus r plus 1th term from the beginning। ये बहुत अच्छी बात आपको याद रखनी है। अगर एंड से rth टर्म पूछ रहा है तो मैं एंड से rth टर्म नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग से n माइनस आर प्लस 1th टर्म निकाल लूंगा, यू विल गेट सेम, क्योंकि rth टर्म फ्रॉम द एंड इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट, n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। आप इसको इससे मैनिपुलेट करके देख सकते हो। जरा इधर देखो, टोटल कितने टर्म्स हैं, 10। टोटल कितने हैं, 10। मुझे क्या पूछा है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज व्हाट, n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। गलत बोला? नहीं, बिल्कुल सही है। क्या बात हो रही है, if there are n terms and if you want to find rth term from the end, that is exactly what, n minus r plus 1th term from the beginning। अगर आपको end से rth term निकालना है, वो ना निकाल के अगर आपने n minus r plus 1th term from the beginning निकाल लिया तो भी आपका आंसर वही आने वाला है। और मैं बिगनिंग की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बिगनिंग का फॉर्मूला आपकी प्रैक्टिस में ज्यादा होता है ना, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी बाद में दिमाग में आता है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से आपको काउंट करके बता दूँ। ये नोट करके रखना है।
चलो इसके सपोर्ट में अपन एक एग्जांपल करते हैं ना, आपको और क्लियर होना चाहिए, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एक एपी दी है 3, 7, 11, 15 कंटेनिंग 150 टर्म्स, फाइंड आउट 63rd टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से 63rd टर्म निकाल के बताना, जल्दी से निकाल के बताओ। अच्छा, मुझे ये समझ में आया कि साहब देखो, इस क्वेश्चन करने का एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, व्हाट इज रिक्वायर्ड 63rd टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, टोटल टर्म्स कितने हैं 150। अच्छा, एंड से 63rd टर्म मुझे चाहिए, तो मैं 63rd टर्म फ्रॉम द एंड नहीं निकाल रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से देख ले रहा हूं कि जो 63rd टर्म एंड से है वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है। तो मैं लिख लेता हूं साहब कि 63rd टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, 63rd टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से 63rd टर्म, स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, n माइनस आर प्लस 1th टर्म। n कितना है 150, तो 150 माइनस आर मीन 63 प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। भाई बिगनिंग से कौन सा टर्म है वो मैं निकाल लेता हूं। अच्छा, ये तो आपने काउंट कर ही लिया होगा, कितना आ गया साहब 88 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 63rd टर्म एंड से निकालना है तो मैं कुछ ना करूंगा, मैं तो सीधे सीधे 88th टर्म बिगनिंग से निकाल दूंगा। अच्छा, 88th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग मीन्स T88, दैट इज नथिंग बट व्हाट a प्लस 87 इंटू डी। अच्छा, a कितना दिया हुआ, a है 3, तो 3 प्लस 87 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी कितना है साहब 7 माइनस 3 दैट इज 4। ओके, तो 348 प्लस, तो 351 इज द करेक्ट आंसर, है ना 351। अपना पर्पस ये है कि सही करना है, टाइम थोड़ा सा लग जाए कोई इशू नहीं, लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए। अच्छा, ये तो मेथड 1 मैंने लिख दी। अच्छा, और भी मेथड्स होंगे? हाँ जी, और मेथड्स में मेथड 2 की मैं बात कर लेता हूं। अच्छा, ये मेथड 2 क्या कहानी कहती है? भाई मुझे एंड और स्टार्टिंग से काउंटिंग ही नहीं बन रही, मुझे एंड से और स्टार्टिंग से काउंटिंग नहीं बन रही, वो n माइनस आर प्लस 1 भूल गया, दिमाग में नहीं आ रहा, क्या करूं? तो मैं एंड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अच्छा, तो अगर मुझे एंड से 63rd टर्म, एंड से nth टर्म चाहिए, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, Tn डैश, दैट इज l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड बोले या फिर लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग में बोलूं, एक ही बात है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं 150। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है जिसको मैं L बोल सकता हूं ना, लास्ट टर्म क्या बोल सकता हूं L, ये कौन सा टर्म होगा, 150th टर्म होगा। अरे ये बात समझ में आ रही है भाई, अगर किसी सीरीज में टोटल 10 टर्म है तो ये वाला टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म होगा। अगर यहाँ पे टोटल 25 टर्म्स हैं, सो दिस टर्म इज व्हाट 25th टर्म। और अगर टोटल 150 टर्म्स हैं, सो दिस टर्म इज व्हाट 150th टर्म। तो टी L इज नथिंग बट व्हाट 150th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। T 150 है, L इज व्हाट 150th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इट्स ओके। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, a प्लस 149 इंटू डी। अच्छा, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया साहब 3 प्लस 149 इंटू 4, तो ये हो गया 596, सॉरी कितना हो जाएगा, हाँ 596 हो गया, 596 प्लस 3 599। इसमें कोई डाउट? कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं साहब। 149 इंटू 4 है ना, तो 150 इंटू 4 कर दिया मैंने, तो 600 हो गया, 600 में से 4 हटा दिया तो 596, 596 प्लस 3 599। तो ये टर्म कौन सा टर्म आ गया, L की वैल्यू कितनी आ गई साहब 599, ठीक है। अच्छा जी, अब ये टर्म मुझे मालूम है, मुझे यहां से 63rd टर्म निकालना है, तो 63rd टर्म फ्रॉम द एंड, 63rd टर्म फ्रॉम द एंड, दैट इज T
63 डैश लिख देता हूँ। ये कितना होता है फॉर्मूला, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 62 इंटू डी। अच्छा तो L कितना दिया हुआ है 599 माइनस 62 मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा ये कैलकुलेट करने पर कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मैं तो लिख दे रहा हूँ साहब 351, कैलकुलेशन आप देख लेना। तो व्हाट आई वांट टू से, देखो आप स्टार्टिंग से भी निकाल सकते हो, एंड से भी काउंट करके निकाल सकते हो, एज पर यूर विश। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो मेथड 2 के लिए मुझे दो चीजें करनी पड़ रही। पहले मुझे L निकालना पड़ रहा है, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट टर्म या फिर एंड से फर्स्ट टर्म, ये निकालना पड़ा पहले। फिर इसकी हेल्प से फिर मैंने 63rd टर्म फ्रॉम द एंड निकाला। और इस फॉर्मूले से क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट क्या किया, 63rd टर्म फ्रॉम द एंड काउंट कर लिया कि स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है, और अगर ये मिल गया तो खत्म। सही, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट फेज की थ्योरी आज हमने कर ली। इसमें क्वेश्चंस, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस 17, 81/5, 77/5, 73/5 एटसेट्रा। इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म मुझे निकालना है ना। तो देखो सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है 17, फिर लिखा है साहब 81/5, फिर लिखा है 77/5, फिर लिखा है साहब 73/5 एटसेट्रा। ऐसे ही लिखा है ना, हाँ जी। अच्छा तो पहली बात तो ये मुझे देखना है कि क्या ये एपी है। देखो पहला काम, अभी क्या हो रहा है कि अभी अपन ने केवल एपी पढ़ना है, इसलिए तो कुछ भी दिया होगा वो एपी ही मिलेगा। लेकिन जब आगे आप जीपी पढ़ लोगे, जब आप स्पेशल सीरीज पढ़ लोगे, जब आप एजीपी पढ़ लोगे, तो आपको हर बार पहले चेक करना पड़ेगा ना कि वो सीरीज है कौन सी सीरीज, कैसा प्रोग्रेशन है, एपी है कि जीपी है कि एचपी एटसेट्रा। अभी तो मालूम है कि साहब ये एपी ही होने वाला है, ठीक है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है साहब। तो दिस माइनस 1/5, दिस माइनस अच्छा नहीं -4/5, आई एम सॉरी, this minus this -4/5, this minus this -4/5, this minus this -4/5, that means it is AP। तो साहब AP अगर है तो AP की दो चीजें तो आपको दिख रही हैं साहब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म, दैट इज 70, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज -4/5। एक कॉमन डिफरेंस दिख गया। अच्छा पूछ क्या रहा है साहब, उसने आपसे बोला कि फाइंड आउट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। अच्छा मैंने बताया कि बचपन से अगर अपन को कोई भी चीज पूछी जाती थी कि फाइंड आउट विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो अपन अज्यूम करते थे लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। भाई ऐसे ही करना है अपन को। भाई उसने बोला कि साहब हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, मुझे नहीं मालूम तो मैं क्या करूंगा, लेट देयर बी n नंबर्स, ऐसे बोलते हैं। ऐसे यहां पर भी है क्वेश्चन, उसने पूछा कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर मुझे नहीं मालूम है तो मैं क्या करूंगा कि लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है साहब। नेगेटिव टर्म का मतलब समझ रहे हो ना, वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। अच्छा अगर nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो nth टर्म की वैल्यू तो निकाल सकते हो जी। तो नाउ वैल्यू ऑफ nth टर्म इज व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है ना तो मैं हमेशा ये मान के चलूंगा कि हम बिगिनिंग से बात कर रहे हैं। मैंने लिखा ना लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप समझ लें कि nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग की बात मैं कर रहा हूं। तो nth टर्म मैंने निकाल लिया साहब। तो nth टर्म क्या होगा, a कितना है 17, अच्छा प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये कितना आया था -4/5। ये साहब फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। व्हाट इज इट्स मीनिंग, दिस वन इज लेस देन 0। क्लियर है ना भाई। उसने बोला कि विच फाइंड आउट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। भाई इसको मैं धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, ये 69/5, फिर 65/5, फिर 61/5, धीरे धीरे कम होगा, कहीं ना कहीं पर जाकर के नेगेटिव होगा।
तो वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होने वाला है। तो लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो nth टर्म की वैल्यू मैंने निकाल ली। अगर ये टर्म नेगेटिव है मतलब वो क्या है, स्मॉलर देन 0 है। बस मुझे n निकालना है साहब। तो मैंने क्या लिखा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया ना। ये कितना हो गया साहब, 85। अच्छा, माइनस ऑफ 4n प्लस 4, सही किया ना। ये देखो 85 और ये हो गया माइनस 4n प्लस 4, दैट इज स्मॉलर देन 0। अच्छा, डिवाइडेड बाय 5 भी आएगा। अरे हटा 5 को यार, क्या फर्क पड़ता है, उसको तो उधर शिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, तो 85 प्लस 4 इज व्हाट, 89। तो 89 माइनस ऑफ 4n, 89 माइनस 4n इज स्मॉलर देन 0। अच्छा, तो कैन वी से दैट 4n माइनस 89 इज ग्रेटर देन 0। अब ये मत पूछना साहब ये कैसे हो गया ना, खूब पढ़ लिया है, खूब जानते हो आप। तो 4n माइनस 89 इज ग्रेटर देन 0, तो 4n शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 89/4। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग, n शुड बी ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा, 22.2। सही लिखा है मैंने। n की वैल्यू 22.2 से ज्यादा होनी चाहिए। और आप जानते हो यार, काउंटिंग हम कर रहे हैं तो काउंटिंग में तो हमेशा नेचुरल नंबर से आएंगे साहब, 1 2 3 4, बीच का कुछ आएगा क्या, पॉइंट में काउंटिंग कर सकते हो। 23rd पॉइंट 5th टर्म नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलते। तो काउंटिंग होना है, तो n शुड बी ग्रेटर देन 22.2, मतलब n 22.2 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है साहब, 23 हो सकती, 24th हो सकती, 25th हो सकती, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन पहला नेगेटिव टर्म चाहिए साहब। फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज विच टर्म, 23rd टर्म। सो दैट मीन्स 23rd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ट्वेंटी-थर्ड टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप देख लेना, वो थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो तो मुझे मालूम नहीं, वैसे मैंने सही किया है साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 89 माइनस 4n इज स्मॉलर देन 0, तो 4n माइनस 89 शुड बी ग्रेटर देन 0, n शुड बी ग्रेटर देन 22.2। और अगर n 22.2 से ज्यादा है, इसका मतलब n क्या क्या हो सकता है, 23, 24, 25, 26, 27 एक्सेट्रा। लेकिन उसने बोला पहला नेगेटिव टर्म, सो दैट विल बी व्हाट, 23rd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आगे के टर्म्स भी नेगेटिव होंगे लेकिन उसको फर्स्ट नेगेटिव चाहिए था, दैट विल बी द आंसर इज व्हाट, 23rd टर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के आर्टिकल्स के साथ। टाटा।